अभी तक हम विस्कोसिटी को हमने जान लिया है थोड़ा कि विस्कोसिटी होती क्या है, ठीक है। विस्कोसिटी को हमने जान लिया कि विस्कोसिटी है क्या, ठीक है। विस्कोसिटी है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी हम देखते हैं थोड़ा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। हम शेयर स्ट्रेस के बारे में बात कर चुके हैं, फ्लूइड के बारे में बात कर चुके हैं। अब फ्लूइड के रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को थोड़ा सा और आगे देखते हैं, और आगे लेके चलते हैं, एक स्टेप और आगे लेके देखते हैं फ्लूइड के डिफॉर्मेशन को, ठीक है। तो ये हमारा एक फ्लूइड है, ये क्या है हमारा एक फ्लूइड, ये मैंने सिस्टम बना रखा है, ये हमारा एक फ्लूइड है, ठीक है। ये हमारा फ्लूइड है, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा फ्लूइड है, ठीक है, ओके, ये हमारा फ्लूइड है। अब देखना, ये मैं मान के चल रहा हूं कि जो हमारा फ्लो हो रहा है, आपको अभी 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 आपको नहीं पता कि लैमिनार क्या होता है, टर्बुलेंट क्या होता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूं कि जो हमारा फ्लो है वो लैमिनार फ्लो है। कैसा फ्लो है? लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो किसे बोलते हैं? ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूइड की जो है वो लेयर बाय लेयर फ्लो होता है, एक अरेंज्ड ऑर्डर में, एक ऑर्डरली फ्लो होता है। कैसा? जैसे ये सबसे नीचे वाली लेयर है, फ्लूइड की ये लेयर ऐसे मूव कर रही है, इसके ऊपर दूसरी लेयर मूव कर रही है, इसके ऊपर तीसरी लेयर मूव कर रही है, इसके ऊपर चौथी लेयर मूव कर रही है, फिर पांचवी, ऐसे करके फ्लूइड लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहा है। अभी तक हमारा ये एजम्पशन है, हम ये मान के चल रहे हैं कि फ्लूइड लेयर वाइज फ्लो कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये हमने देखा कैसे कैसे करते हैं कि फ्लूइड लैमिनार है या टर्बुलेंट है। हम डाई का यूज कर सकते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, डाई का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे कहीं पे भी मैं डाई को इंजेक्ट कर देता हूँ, अगर वो डाई स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रही है, वो डाई ना तो नीचे जा रही है ना ही ऊपर जा रही है, या फिर ना वो इधर उधर जा रही है, मतलब फ्लूइड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक अरेंज ऑर्डर में चल रहे हैं। अगर डाई यहाँ पे जाके ऐसे मिक्स हो जाती है, थोड़ी देर बाद डाई गायब हो जाती है या मिक्स हो जाती है, इसका मतलब कैसा फ्लो है? टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। तो इस टाइप का ये सिस्टम बना रखा है। देखो, ये हमारी है एक प्लेट, ये मैंने एक, ये ऐसे अंदर कुछ डेप्थ है, ये फ्रंट व्यू है, ये क्या है हमारी एक प्लेट है, और ये हमारा एक फिक्स्ड सरफेस है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा फ्लूइड रखा हुआ है, ये मेरा क्या रखा हुआ है, ये मेरा फ्लूइड रखा हुआ है। अब जो ये मेरा फ्लूइड रखा हुआ है, मैंने इस ऊपर वाली प्लेट को इधर एक कांस्टेंट v वेलोसिटी दी, एक मैंने इसको v वेलोसिटी इधर दी, एक v वेलोसिटी मैंने इसको इधर दी। अच्छा, v वेलोसिटी कैसे दूंगा? कुछ फोर्स लगा के मैंने इसको कुछ v वेलोसिटी दी है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे आता है हमारा एक बेसिक कंसेप्ट, ध्यान में बेसिक कंसेप्ट जो हम पढ़ चुके हैं, वो आती है नो स्लिप कंडीशन। सॉरी, नो स्लिप कंडीशन। अच्छा, नो स्लिप कंडीशन क्या बताती थी? नो स्लिप कंडीशन ये बताती थी कि कोई भी फ्लूइड जब भी किसी सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तो फ्लूइड की जो लेयर उस सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में पहले आती है, वो लेयर उस पर स्टिक कर जाती है, वो लेयर उस पर क्या कर जाती है? स्टिक कर जाती है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ये एक सॉलिड सरफेस है, ये नीचे वाला एक सॉलिड सरफेस है, और ये प्लेट का भी एक सॉलिड सरफेस है। इसका मतलब यहां पे जो फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे, यहां पे जो फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे, ये जो फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे, ये वाली जो लेयर होगी, ये लेयर इस नीचे वाले सॉलिड सरफेस पे स्टिक कर जाएगी, ये लेयर इस पे स्टिक कर जाएगी, और जो इसके कांटेक्ट में आने वाली लेयर होगी वो इस पे स्टिक कर जाएगी, वो इस पे स्टिक कर जाएगी, ठीक है, ये इस पे स्टिक कर गई। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको v वेलोसिटी दी इस प्लेट को, जैसे इस v वेलोसिटी दी मैंने इस प्लेट को, ये जो लेयर इस पे स्टिक कर गई है वो भी कुछ v वेलोसिटी से मूव करेगा, वो लेयर भी कुछ v वेलोसिटी से मूव करेगी। अच्छा, v वेलोसिटी से मूव करेगी। अच्छा, इसके जो नीचे वाली लेयर होगी, इस लेयर के नीचे वाली जो लेयर होगी, वो विस्कोसिटी की वजह से, मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस की वजह से इसके साथ अट्रैक्शन फोर्सेस से जुड़ी हुई होगी, इसके साथ जुड़ी हुई होगी। तो जैसे ही ये लेयर मूव करेगी, ये नीचे वाली लेयर जो है, ये नीचे वाली लेयर जो है, मैंने स्पेसिंग काफी दिखा रखी है, ये जो नीचे वाली लेयर है, ये इस लेयर के साथ जुड़ के इसके मोशन को अपोज करेगी, ये लेयर इसके मोशन को अपोज करेगी, ठीक है। अच्छा, ये लेयर चाहेगी कि ये रुक जाए, लेकिन ये लेयर चाहेगी कि ये मेरे साथ चले आगे। तो क्या होगा कि ये v वेलोसिटी से जा रही है, लेकिन जो ये नीचे वाली लेयर है, ये नीचे वाली लेयर भी कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी। इतनी वेलोसिटी नहीं होगी जितनी इसकी वेलोसिटी है, लेकिन कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इस वाली लेयर को फर्दर फिर ये वाली लेयर रोकना चाह रही है, और इस वाली लेयर को फिर ये लेयर रोकना चाह रही है, फिर इसको ये लेयर रोकना चाह रही है, और इस तरीके से चलते 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 सबसे नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये इस पे जुड़ी हुई है। तो ये फिक्स सरफेस है, तो फिक्स सरफेस पे ये जो लेयर जुड़ी हुई है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में जीरो, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में जीरो। तो कुल मिला के हमारा यहाँ पे जो लेयर बाय लेयर है, y डायरेक्शन में एक वेलोसिटी का ग्रेडियंट आ जाएगा।
वेलोसिटी का ग्रेडियंट का मतलब ये है कि वाई डायरेक्शन में जैसे हम बढ़ रहे हैं तो लेयर्स की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, y के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट पैदा हो गया कहां, y डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ एक वेलोसिटी प्रोफाइल जनरेट हो जाएगी, यहाँ पे कुछ एक वेलोसिटी प्रोफाइल जनरेट हो जाएगी, और वो वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से हो सकती है, वो वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से हो सकती है, मतलब इस वाली की वेलोसिटी इतनी होगी, इसकी वेलोसिटी कुछ ये रहेगी, इसकी वेलोसिटी कुछ ये रहेगी, इसकी वेलोसिटी कुछ इतना, इसकी वेलोसिटी कुछ इतना, इसकी वेलोसिटी कुछ इतना, इसकी वेलोसिटी कुछ इतना। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम वाई डायरेक्शन में ऊपर चल रहे हैं तो वेलोसिटी में क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, लेयर्स की वेलोसिटी में क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये कैसा भी हो सकता है कर्व, अब मैंने ये ऐसे ही बना दिया, ये कर्व कैसे भी हो सकता है, ये कर्व किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, ये कर्व लीनियर हो सकता है, ये कर्व पैराबोलिक हो सकता है, ये कर्व क्यूबिक हो सकता है, पावर 4 हो सकता है, पावर 5 हो सकता है, साइनसोइडल हो सकता है, ये कर्व कैसा भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि हमारी फ्लो की कंडीशंस क्या है, हमारा फ्लो कैसा है, फ्लो की कंडीशन पे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं, अभी हमने ये देख लिया कि यार ये फिक्स सरफेस है, ये मूविंग सरफेस है, इन दोनों के बीच में वेलोसिटी का वेरिएशन आ रहा है, हर लेयर्स का वेलोसिटी का वेरिएशन आ रहा है। अच्छा, अब दो लेयर्स हैं, एक लेयर ये है ऊपर वाली और एक लेयर ये है नीचे वाली। ऊपर वाली लेयर तेजी से चल रही है नीचे वाली लेयर से, ये ऊपर वाली लेयर ज्यादा तेज चल रही है नीचे वाली लेयर से। तो जो ये लेयर है ये इस पे एक शेयर फोर्स लगा रही है आगे की तरफ को, और जो ये नीचे वाली लेयर है ये इस पे एक शेयर फोर्स लगा रही है पीछे की तरफ को। ठीक है, किसकी वजह से, विस्कोसिटी की वजह से। और विस्कोसिटी क्यों आती है लिक्विड्स में, ये लिक्विड है, लिक्विड में क्यों आती है विस्कोसिटी, कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। किसकी वजह से, कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। तो यहाँ पे वेलोसिटी का एक ग्रेडियंट पैदा हो गया, वेलोसिटी के चेंजेस आ गए। अब हमें देखने हैं कि वो वेलोसिटी के चेंजेस को हम थोड़ा माइक्रो लेवल पे लेके जा रहे हैं, वेलोसिटी को चेंजेस को क्या कर रहे हैं, माइक्रो लेवल पे लेके जा रहे हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे दो लेयर्स ले ली, क्या ले ली, दो लेयर्स। एक लेयर ली मैंने, एक पॉइंट ये ए हो गया, एक लेयर ली मैंने ये वाली, एक लेयर ली मैंने ये वाली जो कि फ्री फिक्स सरफेस से वाई डिस्टेंस पे है। जो लेयर का है फिक्स सरफेस से वाई डिस्टेंस पे एक लेयर ली, और उसी के जस्ट एडजेसेंट लेयर ली मैंने दूसरी, जो कि यहां से डी वाई डिस्टेंस पे, डी वाई मतलब बहुत छोटी डिस्टेंस, डी वाई मतलब बहुत छोटी डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गई वाई डिस्टेंस पे और ये होगी वाई प्लस डी वाई डिस्टेंस पे। इसकी वेलोसिटी हो गई यू, और ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, तो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा ही होने वाली है। और इसकी वेलोसिटी इससे कितनी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है, इसकी है u प्लस डी यू मीटर पर सेकेंड। देखो इसकी वेलोसिटी, इस लेयर की वेलोसिटी इससे डी यू वेलोसिटी ज्यादा है, तो इसकी u है और इसकी कितनी है, u प्लस डी यू वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, अब मैं इस वाले लेवल को, ये जो यहाँ पे मैंने बनाया है ये सिस्टम जो है, मैं इसको थोड़ा उठा के बाहर रखता हूं और इसको मैं थोड़ा यहाँ पे बनाता हूं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी, ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट बी, इस तरीके से। ठीक है, ये पॉइंट बी। अच्छा, यहां पे मैंने बना दिया इस तरीके से। देखो अब ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस है डी वाई डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, डी वाई डिस्टेंस। अच्छा, अब जो मॉलिक्यूल यहां पे था, जो मॉलिक्यूल यहां पे था, वो, इसका मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी ये है, इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई मॉलिक्यूल सेम टाइम पे एक साथ थे, कोई दो मॉलिक्यूल सेम टाइम पे एक साथ थे, अगर थोड़ा टाइम dt टाइम के बाद, बहुत छोटे से टाइम के बाद ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल जिसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है वो इससे कितना आगे चला जाएगा। मुझे यहाँ पे एक ट्राइंगल देखना है, मुझे यहाँ पे क्या देखना है, एक ट्राइंगल देखना है। अच्छा, यहाँ पे मैं ट्राइंगल क्यों बना पा रहा हूँ, इस चीज को मैं ट्राइंगल क्यों बना पा रहा हूँ, इस चीज को मैं ट्राइंगल कैसे बना दिया, इस चीज को मैं ट्राइंगल क्यों बना पा रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चीजों को बहुत छोटे लेवल पे करके देखना, चीजों को बहुत ही ज्यादा छोटे लेवल पे करके देखना। जैसे कि मैं यहाँ पे एक चीज बना देता हूँ, मैंने यहाँ पे ये कर्व बनाया, ये वाला कर्व बनाया, अब इस कर्व को देखो, अभी तो यहाँ पे ये कर्व जैसा लग रहा है ना, लेकिन अगर मैंने इसका बहुत छोटा हिस्सा ले लिया और उसको मैं जूम करके देखता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा जूम करके देखता हूँ, तो ये मुझे फिर से क्या मिला, ऐसा कुछ कर्व मिला। अब इस कर्व में फिर मैं इतने छोटे से हिस्से को थोड़ा सा और जूम करके देखता हूँ, तो ये मुझे क्या मिल जाता है, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, ये मुझे क्या मिल जाती है, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है।
किसी भी कर्व को अगर आप बहुत छोटे 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 हिस्सों में तोड़ दो तो उसका जो एक बहुत छोटा सा हिस्सा होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बना दी, एक स्ट्रेट लाइन बना दी। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बना दी, एक स्ट्रेट लाइन बना दी। ठीक है, अच्छा मैंने कहा ये डिस्टेंस dy है, ये डिस्टेंस dy है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? अब कुछ लोग बोलेंगे du, नहीं ये du डिस्टेंस नहीं है, du डिस्टेंस नहीं है, du है वेलोसिटी में कितना चेंज है, डिस्टेंस नहीं है du। du क्या है? वेलोसिटी में कितना चेंज है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? मैंने बोला था कि dt टाइम में ये कितना चला। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो अगर ये dy डिस्टेंस है तो dt टाइम बाद ये डिस्टेंस जो हो जाएगी ये हो जाएगी du इंटू dt। क्या हो जाएगी ये डिस्टेंस? du इंटू dt। अच्छा अब अगर मैं यहां पे देखूं, ध्यान से देखूं, तो जो ये यहां पे जो ये एंगल बनेगा, जो ये एंगल d थीटा बनेगा, ये एंगल d थीटा बनेगा, ये एंगल कितना बन जाएगा? यहाँ पे d थीटा बन जाएगा। क्या एंगल बन जाएगा? यहाँ पे d थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब ये बहुत छोटा एंगल होगा क्योंकि ये सारी चीजें बहुत छोटी चीजें हैं, dy du dt। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, इस ट्राइंगल में मैं देखता हूँ, इसमें मैं लगाता हूँ tan d थीटा, मैं लगाता हूँ यहाँ पे tan d थीटा। अच्छा tan d थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा? tan d थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे tan d थीटा जाएगा du इंटू dt डिवाइडेड बाई dy। tan d थीटा की वैल्यू यहाँ पे इतनी हो जाएगी, tan d थीटा यहाँ पे इतनी हो जाएगी। अच्छा अब एक बात और ध्यान रखने की है, अगर एंगल बहुत छोटा हो, ध्यान रखने की बात है, बहुत ध्यान से सुन लो, अगर एंगल बहुत छोटा हो तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा, इज इक्वल टू ये साइन थीटा के बराबर भी होता है, लगभग बराबर ही वैल्यू आती है। लेकिन अगर एंगल बहुत छोटा हो तो tan थीटा बराबर किसके हो जाता है? थीटा का। तो यहां से हम लिख सकते हैं फिर आगे इसको d थीटा इज इक्वल टू du इंटू dt डिवाइडेड बाई dy। अच्छा यहां से मैं dt को यहां ले आओ, यहां से मैं dt को इसके नीचे ले आया और यहां पे मैं यहां पे लिख रहा हूं मैं d थीटा बाई dt इज इक्वल टू du बाई dy इज इक्वल टू du बाई dy। d थीटा बाई dt इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? du बाई dy। अब यहाँ पे ये d थीटा बाई dt क्या है? ये d थीटा बाई dt यहाँ पे क्या है? ये d थीटा बाई dt यहाँ पे, ये d थीटा जो है यही तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेन है यार। ये वाला जो एंगल चेंज होता है, जो ये एंगल बनता है, इसी को तो हम क्या बोलते हैं? शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। यही जो एंगल होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये d थीटा बाई क्या, ये d थीटा बाई dt क्या हो गया? ये शेयर स्ट्रेन हो गया और डिवाइडेड बाई dt हो गया रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन या फिर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। स्ट्रेन के चेंज होने का रेट ही तो क्या हो जाएगा? d थीटा बाई dt। स्ट्रेन के चेंज होने का रेट ही तो क्या हो जाएगा? d थीटा बाई dt। और ये बराबर किसके आ गया? ये बराबर किसके आ गया? ये बराबर का du बाई dy के। ये बराबर किसके आ गया? du बाई dy के, du बाई dy के बराबर आ गया। इसका मतलब जो है कि फ्लूइड्स में इस टाइप के अरेंजमेंट में, फ्लूइड्स में जो कि हमारा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होता है या जो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन होता है वो होता है बराबर वेलोसिटी ग्रेडियंट के, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रांसवर्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू दिस वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन का मतलब ये है कि जहां से जिस डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। समझ में आई बात? वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। तो d थीटा बाई dt इज इक्वल टू du बाई dy। इसको हम पढ़ते हैं रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन भी पढ़ते हैं, या रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी पढ़ते हैं, या फिर रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन भी पढ़ते हैं। आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं, रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी बोलते हैं और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे टर्म्स क्या है? एक ही है। पेपर में कुछ भी लिखा हो तो उसका मतलब सबका क्या है? यही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ठीक है, अच्छा जो ये, अगर मैंने जो ये चीज बताई, अगर ये कर्व कैसा भी हो, कर्व का नेचर कैसा भी हो, अगर हम डिफरेंशियल लेवल पे चले जाएं, अगर हम डिफरेंशिएट करके उसको बहुत छोटा कर देते हैं, बहुत छोटा, बहुत माइक्रो लेवल पे अगर हम चले जाते हैं, तो वहां पे हमें सारी चीजें, सारे कर्व कैसे दिखते हैं? स्ट्रेट लाइन दिखते हैं। यही डिफरेंशिएशन की ब्यूटी है। डिफरेंशिएशन की ब्यूटी यही है कि वो चीज, वो हर कर्व को कैसे ले आता है? स्ट्रेट लाइन में ले आता है। और स्ट्रेट लाइन में अगर चीजें आ गई तो हमारे लिए फिर आगे की कैलकुलेशन करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। देखो अभी हमने क्या कर लिया?
विस्कोसिटी हमने जान ली, विस्कोसिटी हमने क्या कर लिया, जान लिया, शेयर स्ट्रेस हमने जान लिया, हमने रेट ऑफ डिफॉर्मेशन जान लिया। अब इन सबको आगे इन सबका एक कुमुलेटिव इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। अब एक बहुत फेमस चीज और बहुत ब्यूटीफुल चीज आती है आगे, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन क्या बोल के चला गया, न्यूटन क्या बोल के चला गया कि उसने बोला कि अगर इस टाइप का कोई फ्लो हो रहा है, ये लैमिनार फ्लो है, कैसा फ्लो है, लैमिनार फ्लो, ये लैमिनार फ्लो है। उसने बोला कि जो ऐसे लेयर बाय लेयर फ्लो होता है, जो ऐसे लेयर बाय लेयर फ्लो होता है, तो ऐसे फ्लो में किसी भी दो लेयर्स के बीच में, देखो दो लेयर्स के बीच में, एक ये लेयर एक ये लेयर, किसी भी दो लेयर्स के बीच में जो शेयर स्ट्रेस होती है, जो दो लेयर के बीच में जो शेयर स्ट्रेस होती है, ये लेयर ज्यादा तेज चल रही है, ये लेयर कम तेज चल रही है, तो ये इस पे ऐसे फोर्स लगाते हुए जा रही है आगे को, ये लेयर इस पे पीछे को फोर्स लगाते हुए जा रही है, तो किसी भी दो लेयर्स के बीच में जो शेयर स्ट्रेस होती है वो प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों के रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन के। क्या होती है, दो लेयर्स के बीच में लगने वाली जो शेयर स्ट्रेस होती है वो प्रोपोर्शनल होती है उनके बीच में रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के, या रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन के, या रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि टाउ शेयर स्ट्रेस, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू, अच्छा रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन क्या था, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन क्या था, डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन क्या था, डी थीटा बाई डी टी। अच्छा वो डी थीटा बाई डी टी बराबर किसके आया, डी यू बाई डी वाई के, तो मैं इसको लिख सकता हूं प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। क्या लिख सकता हूं इसको, प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। अच्छा अब जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो यहां पे क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो यहां पे आता है कांस्टेंट, तो यहां पे एक कांस्टेंट आया टाउ इज इक्वल टू, जो ये कांस्टेंट आया टाउ इज इक्वल टू म्यू, यहां पे ये एक कांस्टेंट आया जो कि एक फ्लूइड के लिए कांस्टेंट होता है, जो कि एक फ्लूइड के लिए कांस्टेंट था, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, ठीक है। अच्छा ये बना जाके न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये जाके बना न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये जाके बना न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, ठीक है। अच्छा ये एक फ्लूइड के लिए म्यू होता है कांस्टेंट, ये एक फ्लूइड के लिए म्यू होता है कांस्टेंट, और इसी म्यू को हम आगे जाके बोलते हैं, इसी म्यू को हम आगे जाके बोलते हैं विस्कोसिटी। इसी म्यू का हमने आगे जाके नाम लिया क्या, इसी म्यू का हमने नाम लिया आगे जाके विस्कोसिटी, या फिर इसका नाम लिया डायनामिक विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, इसका नाम क्या पड़ा, डायनामिक विस्कोसिटी। समझ में आई बात, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। बहुत बार बहुत एग्जाम में, चाहे वो जेई एग्जाम हो, चाहे स्टेट जेई हो, एसएससी जेई हो, रेलवे जेई हो, चाहे वो रेलवे एसएसई हो, चाहे गेट हो, चाहे आईएएस हो, ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि टाउ किसके प्रोपोर्शनल होता है, क्या शेयर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है या रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझ में शायद अब आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा कि ये चीज कैसे हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं डायनामिक विस्कोसिटी की, ठीक है, इसको बात करते हैं डायनामिक विस्कोसिटी की, ये बात करते हैं। अच्छा ये डायनामिक विस्कोसिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब क्या किससे दिखाते हैं इसको, म्यू से दिखाते हैं, इसको किससे दिखाते हैं, म्यू से दिखाते हैं। अगर मैं यहाँ से देखूं कि म्यू इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू लिखा म्यू डी यू बाई डी वाई, म्यू इज इक्वल टू डी यू बाई डी वाई। अच्छा यहाँ पे अगर मैं टाउ को लिखूं, टाउ अगर मैं यहाँ पे म्यू को लिखूं, अगर मैं यहाँ पे म्यू को लिखूं तो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू टाउ बाई डी यू बाई डी वाई हो जाएगा, टाउ बाई डी यू बाई डी वाई हो जाएगा। अच्छा देखो अब ये इसकी ये जो है ये टाउ है, टाउ क्या होती है, शेयर स्ट्रेस, और डी यू बाई डी वाई क्या होता है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन या रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन। अच्छा यहाँ पे टाउ की यूनिट क्या होगी, टाउ की यूनिट क्या होगी, टाउ की यूनिट होती है क्या, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी स्ट्रेस क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा और डी यू बाई डी वाई की यूनिट क्या होगी, डी यू बाई डी वाई की यूनिट क्या हो जाएगी, डी यू मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई मीटर, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड 1/सेकंड, क्या हो जाएगी 1/सेकंड। तो यहाँ पे जो हमारी म्यू की यूनिट आ गई, यहाँ से म्यू की जो यूनिट आई वो आई न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। क्या आई इसकी यूनिट,
न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, टाउ की जो यूनिट आई। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पास्कल सेकंड। क्या लिख सकते हैं इसको हम, पास्कल सेकंड, इसको हम लिख सकते हैं पास्कल सेकंड। अच्छा, ये इसकी यूनिट हो गई पास्कल सेकंड। अब एक चीज यहां देखो, टाउ एक वेरिएबल है, ये एक कांस्टेंट है, और ये डी यू बाई डी वाई एक वेरिएबल है। डी यू बाई डी वाई क्या है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ये क्या है, शेयर स्ट्रेस। फ्लूइड्स में क्या होता है, ये लगातार बढ़ता चला जाता है, इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली, ये लगातार बढ़ता चला जाता है, ठीक है, शेयर स्ट्रेन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल हो गया, ये एक वेरिएबल हो गया। अगर मैं इन दोनों के बीच में, अगर मैं इन दोनों के बीच में एक ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं इन दोनों के बीच में एक ग्राफ बनाता हूं, तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन का सा ग्राफ आ जाएगा इस तरीके से। और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा, दिस बाई दिस, स्लोप क्या होगा, टेन थीटा, दिस बाई दिस, जो स्लोप होगा वो ही क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू के बराबर। स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू के बराबर। और हम इस ग्राफ से भी देख सकते हैं, देखो ये एक फ्लूइड ए है, ये एक फ्लूइड ए है, उसकी विस्कोसिटी ये रही म्यू है। अब एक दूसरा फ्लूइड था जिसका ग्राफ कुछ ऐसा आया, जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके से, अच्छा ग्राफ इस तरीके से आया, इस वाले ग्राफ का स्लोप ज्यादा है ना, इस वाले ग्राफ का स्लोप ज्यादा है, और माना ये फ्लूइड है, फ्लूइड बी, इसका स्लोप ज्यादा है। अच्छा, यहां से हम देख सकते हैं, यहां से हम देख सकते हैं कि यार फ्लूइड में सेम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को, फ्लूइड में सेम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को, फ्लूइड में सेम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए यहां पे जो हमारी स्ट्रेस है वो स्ट्रेस है टाउ 1, और जो यहाँ पे स्ट्रेस है वो स्ट्रेस है टाउ 1, और यहां से हम देख रहे हैं कि टाउ 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, टाउ 1। मतलब हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है सेम डिफॉर्मेशन के रेट को पाने के लिए फ्लूइड बी में फ्लूइड ए से। इसका मतलब ये है कि फ्लूइड बी का रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, और रेजिस्टेंस को दिखा कौन रहा है, ये स्लोप। इसका मतलब यही तो वो प्रॉपर्टी है जो रेजिस्टेंस को शो कर रही है। यार यहां से दिख रहा है ना कि यही तो वो प्रॉपर्टी है जो रेजिस्टेंस को शो कर रही है। भैया ये इसका स्लोप है, ये इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है। मैंने देखा सेम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को पाने के लिए यहाँ पे मुझे कम स्ट्रेस लगानी पड़ रही है, यहाँ पे मुझे ज्यादा स्ट्रेस लगानी पड़ रही है। ज्यादा स्ट्रेस लगाने का मतलब क्या है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इस वाले फ्लूइड की विस्कोसिटी इससे ज्यादा होने का मतलब ये है कि इसका रेजिस्टेंस इससे ज्यादा है, क्योंकि मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है सेम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को पाने के लिए। समझ में आई बात, ठीक है। अब इसकी यूनिट हो गई पास्कल सेकंड, इसकी यूनिट हो गई पास्कल सेकंड। अच्छा, ये अगर मैं इसकी यूनिट जो, अगर मैं इसको सीजीएस में चेंज करूं, इसकी यूनिट को अगर मैं सीजीएस में चेंज करूं, तो इसकी सीजीएस यूनिट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइज। सीजीएस यूनिट को क्या बोलते हैं, इसकी पॉइज, पॉइज। और ये पॉइज का कन्वर्जन है, ये आप लोगों के लिए है, मैं इसको बताऊंगा नहीं तो बाद में, ये आप लोगों के लिए एक, क्योंकि यूनिट्स आना बहुत जरूरी है, यूनिट्स के साथ खेलना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए यूनिट्स के साथ। तो ये पॉइज है, पॉइज को कन्वर्ट करते हैं पास्कल सेकंड में, तो 1 पॉइज होता है 0.1 पास्कल सेकंड, 1 पॉइज होता है 0.1 पास्कल सेकंड। अब ये कैसे कन्वर्ट करना है ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, वरना मैं बाद में बता दूंगा, जो हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे उसमें मैं बता दूंगा कि ये इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैं आपको बता दूंगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, इसको खोल दीजिए, न्यूटन को खोल दीजिए, न्यूटन को खोल के क्या लिखेंगे, न्यूटन क्या आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पूरे का पूरा किस में आ जाएगा, एमकेएस यूनिट में आ जाएगा, एमकेएस यूनिट में। अब जो जो टर्म इसमें है उनको टर्म को सीजीएस में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे केजी यहाँ पे होता है तो वहां पे ग्राम होता है, यहाँ पे मीटर होता है तो वहां पे सेंटीमीटर होता है, और उसको इक्वल कर दीजिए, तो देखिए कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या आता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या आता है, इसको बोलते हैं क्या, पॉइज। सीजीएस यूनिट क्या होती है, पॉइज इसकी। ठीक है, पॉइज। बहुत बार क्वेश्चन में केवल पॉइज दिया रहता है, केवल पॉइज दिया रहता है। ठीक है, अच्छा अब हमने देख लिया कि यार शेयर स्ट्रेस आ रही है, शेयर स्ट्रेस आ रही है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन आ रहा है, विस्कोसिटी आ रही है। अब एक और बात होती है शेयर फोर्स। शेयर फोर्स को कैसे निकाल दें, शेयर फोर्स को कैसे निकालें। एक्चुअल में होता क्या है, पहले हम शेयर फोर्स निकालते हैं, जब भी हम ये विस्कोसिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो पहले हम शेयर फोर्स निकाल रहे होते हैं, और बाकी डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है, और उसकी हेल्प से हम विस्कोसिटी निकालते हैं। ठीक है, देखो अच्छा फोर्स क्या होता है, फोर्स, फोर्स होता है, फोर्स होता है स्ट्रेस टाइम्स एरिया। फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस टाइम एरिया। अच्छा इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे बहुत सारे, कोई भी एक जहां पे जितना भी, जिस एरिया पे भी फ्लूइड का जितना भी एरिया कांटेक्ट में होगा किसी बॉडी का, वो हम एरिया ले लेंगे, और जो ये स्ट्रेस जनरेट हो रही है, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस टाइम एरिया। अच्छा यहां से अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से हमने क्या देखा
कि फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, टाउ की वैल्यू लिख सकते हैं इसको क्या, म्यू डी यू बाई डी वाई, ये किसकी वैल्यू आ गई, टाउ की, और इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं किससे, एरिया से। तो ये आ गया फोर्स, और यही फोर्स जो होता है, यही फोर्स जो होता है जो कि हमारी बॉडी पे, इसको, इस फोर्स का नाम हम ड्रैग फोर्स भी कहते हैं, कि अगर मैंने किसी प्लेट को किसी एक फ्लूइड में रख दिया, तो मुझे उस प्लेट को मूव कराने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, या फिर उस प्लेट पे या उस बॉडी पे फ्लूइड कितना फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स, और उसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। तो ये इतना सब कुछ है किसके बारे में, विस्कोसिटी के बारे में। ठीक है, हमने विस्कोसिटी देख ली, डायनामिक विस्कोसिटी देख ली, उसकी यूनिट्स देख ली, शियर फोर्स देख लिया, इस पे हम आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे। अब हम जो है आगे आते हैं दूसरी विस्कोसिटी पे, जिसको बोलते हैं हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं उसको हम, काइनेमेटिक विस्कोसिटी।